नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अंचल पर। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा केरल के अंदर 19 दिन पूरी होने के बाद अब निकल चुकी है। नए राज्य की तरफ कर्नाटका में घुसने वाली है यात्रा। जोरदार तरीके से की गई है तैयारी। जगह जगह कांग्रेस पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं दोस्तों। लेकिन क्या है विपक्ष में बौखलाहट, क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बैनर, पोस्टर फाड़ दिए गए हैं दोस्तों, जिसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तरीके से विरोध किया है। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर बगावत के सुर फूंकने की कोशिश करने वाले गहलोत आलाकमान के दरबार पहुंचे हैं और माफी मांगते हुए उन्होंने कुछ बड़ी बातें कही है दोस्तों। इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी की रैली के लिए लोगों को बसों में भर भर के लेकर आया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसी रैली का ऐसे उठाया फायदा कि कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है जोरदार समर्थन। बताएंगे इसके बारे में विस्तार से जानकारी। वहीं पर दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के नॉमिनेशन भरने के बाद दोनों ने एक दूसरे के गले लगते हुए कहा कि कोई भी जीते जीतेगी आखिरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बनने वाला है महागठबंधन, बसपा सपा के आने वाली है फिर से एक साथ। अखिलेश यादव के बयान से लगने लगे कयास। आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता के गढ़ में बड़ी रैली करते हुए राज्य के समीकरण को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और टीआरपी घोटाले में मोदी मीडिया को लेकर बड़ी खबरें आ रही है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की केरल में सफल हो रही है और धीरे धीरे कर्नाटका की तरफ ये रैली और यात्रा और ज्यादा समर्थन इकट्ठा कर सकती है, अगर आप लोग को इस बात की उम्मीद लगती है तो वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और अगर आप लोग इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी के नेतृत्व वाले भारत जोड़ो यात्रा केरल में 11 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक यानी बीते दिन तक लगातार चलता रहा दोस्तों। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हुजूम के साथ अपना जन समर्थन दिखाया। राहुल गांधी ने खुद राज्य की जनता को धन्यवाद बोलते हुए कहा कि आपने जिस तरीके का समर्थन हमें केरल राज्य के अंदर दिया है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा केरल जुड़ गया है और भारत जुड़ने की तरफ है। हम पूरे देश भर के अंदर सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करके देश को एक बार फिर से जोड़कर दिखाएंगे। इस तरीके से राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, यूडीएफ गठबंधन के कार्यकर्ता, केरल पुलिस, मीडिया कर्मियों और उन सभी व्यक्ति का तहे दिल से धन्यवाद दिया है जो खूबसूरत राज्य में भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए आगे आए थे। इसी के साथ में राहुल गांधी की अभी ये यात्रा कर्नाटका घुसने वाली है दोस्तों, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। जगह जगह कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पार्टी के कई और नेताओं के बैनर, पोस्टर लगाए हैं। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के झंडे भी चारों तरफ लगा दिए गए हैं और यही बड़ा कारण है कि कर्नाटका में ये रैली और ज्यादा बड़ी प्रचंड हो सकती है। इस तरीके का अंदेशा भी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके की तैयारी की है, बहुत बड़ा हुजूम उमड़ना पूरी तरीके से लाजमी है दोस्तों। और क्योंकि कर्नाटका वो राज्य है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच का सीधा मुकाबला है और बीते कई सालों से लगातार राज्य के अंदर एक तरीके की सांप्रदायिक स्थिति देखने को मिलती है। सांप्रदायिक राजनीति को प्रमोट किया जाता है, इसीलिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटका में महत्वपूर्ण है। और बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगाए गए बैनर, पोस्टर को फाड़ दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। आपको बताते चले कि राहुल गांधी से लेकर डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की जो बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाए गए हैं, उन सभी पर दोस्तों एक तरीके से ब्लेड चलाया गया है। कहीं पर धारदार हथियार से उस पोस्टर को खराब करने की कोशिश की गई है और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर विरोध करते हुए कहा कि जो लोग भी इसके पीछे हैं उन्हें समझना चाहिए कि भारत जोड़ो यात्रा जिस प्रचंड जन समर्थन के साथ केरल से निकली है, कर्नाटका के अंदर और ज्यादा प्रचंड होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बैनर, पोस्टर फाड़ कर उन्हें अगर लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का मोराल डाउन कर देंगे तो वो लोग गफलत में है। ज्यादा दिन तक इस तरीके की राजनीति चलने वाली नहीं है। भारत तो जुड़ेगा और कांग्रेस पार्टी से जोड़कर रहेगी। यात्रा पूरी तरीके से सफल होगी। कर्नाटका एक नया इतिहास रखेगा। पद यात्रा अपने रिकॉर्ड जन समर्थन के साथ आगे बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है और कर्नाटका के अंदर इतिहास बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता तैयार नजर आते हैं दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के नामांकन का आखिरी दिन आज है और भारत जोड़ो आंदोलन को बीच में छोड़कर दिग्विजय सिंह दिल्ली पहुंचे हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने नॉमिनेशन पेपर भर दिया है। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे आपको खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले दिग्विजय सिंह ने अपना नॉमिनेशन भरने के साथ ही कहा कि हमारी और कांग्रेस पार्टी के अन्य कैंडिडेट के बीच में जो चुनावी लड़ाई होने जा रही है, इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा। जो भी हम में से अध्यक्ष बनेगा, आखिरकार कांग्रेस पार्टी को सफलता मिलेगी। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर ने एक दूसरे को गले लगाते हुए कहा कि जो भी जीतेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही जीतेगी और कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी, हमें इस बात की उम्मीद है। साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद के नामांकन के आखिरी दिन आज कौन कौन से नाम सामने आएंगे दोस्तों, सारी अपडेट आप तक लगातार कल पहुंचाते रहेंगे। और एक और बड़ी खबर की माने तो सोनिया गांधी के साथ में मीटिंग के बाद अशोक गहलोत ने बयान देते हुए कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैंने उनसे माफी मांग ली है। कांग्रेस पार्टी की सुप्रीमो सोनिया गांधी से गुरुवार को ही मीटिंग के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं तो मैंने जो भी घटनाक्रम हुआ है उसके लिए माफी मांगी है। राजस्थान के अंदर दोस्तों एक तरीके का नया सियासी ड्रामा देखने को मिला था। हालांकि कांग्रेस पार्टी आला कमान के दखल के बाद पूरा मामला सॉल्व कर लिया
दिया गया है और अशोक गहलोत ने भी माफी मांगी है। उनके 3 समर्थित विधायकों और मंत्री को पार्टी की तरफ से अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया गया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है और इसी के साथ में सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए देर रात सचिन पायलट भी पहुंचे हैं। उनकी मुलाकात भी काफी देर तक चलती रही और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी के साथ साथ केशव वेणुगोपाल भी मौजूद रहे और इन दोनों की मौजूदगी इस बात के संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों के अंदर आप लोग कुछ बड़ा बदलाव राजस्थान में देख सकते हैं। राजस्थान के अंदर वैसा ही पूरा एक सिस्टम होगा दोस्तों, जिसमें विधायकों की बैठक बुलाई जाएगी और एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि आला कमान जिसे भी मुख्यमंत्री के नाम पर आगे रखेगा हम उसका साथ देंगे और देखते हैं इस मामले पर आगे क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। जो भी अपडेट आती रहेगी आपसे लगातार पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी आजकल गुजरात में है और गुजरात के अंदर अपने पार्टी को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है दोस्तों, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं की रैली के नाम पर बस भर भर कर लोगों को लाया गया था और बसों में लोगों को लेकर आने का प्रबंध किया गया था। भीड़ बढ़ाने की कोशिश की गई थी। उन बसों में घुसकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के वचन पत्र लोगों के बीच में बांटते हुए कहा कि ये कांग्रेस पार्टी के वचन है, आप लोग इसे पढ़िए और समझिए। प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जाने से पहले बसों में इस तरीके के वचन पत्र बांटकर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया है कि राज्य के अंदर वो जमीनी स्तर पर कितने ज्यादा एक्टिव हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की रैली में जाकर भी कांग्रेस पार्टी के पर्चे बांटकर उनके आधे जनता को बता रहे हैं। और ऐसे में दोस्तों कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर ये मानते हैं कि आम आदमी पार्टी चाहे गुजरात में जो मर्जी कर ले, चाहे कितना भी दिल्ली की मीडिया में दूसरे नंबर की पार्टी बनने की कोशिश करे, लेकिन हकीकत ये है कि गुजरात के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास अपना एक कैडर है, अपना एक वोट का पूरा एक बेस है, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी को हिला पाना इतना आसान किसी भी स्थिति में नहीं है। लेकिन क्योंकि दिल्ली मीडिया के फेवरेट है अरविंद केजरीवाल और इसीलिए उनकी पार्टी को आगे बढ़ता हुआ गुजरात में दिखाया जा रहा है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आप लोग इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। और क्या उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से सपा बसपा का गठबंधन बनने वाला है? ये बड़ी खबर इसलिए सामने आई है क्योंकि अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा बयान दे दिया है जिसके कारण चर्चाएं काफी तेज हो गई हैं दोस्तों। 2019 का चुनाव साथ में मिलकर लड़ने वाले सपा और बसपा ने तकरीबन 15 सीटें जीत ली थी और भारतीय जनता पार्टी को 65 के आंकड़े के पास उसके गठबंधन के साथ में सीमित कर दिया था। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर कुछ बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए हैं। सपा के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए गुरुवार को उन्होंने जो कहा उससे तो यही कयास लगाए जा रहे हैं। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान एक बार फिर से मायावती पर कोई हमला नहीं बोला। इसके अलावा उन्होंने लोहिया वादियों और अम्बेडकर वादियों को साथ में चलने की जरूरत है, ये बात उन्होंने कही। और साथ में आगे कहा 2024 का चुनाव हमारा अगला निशाना है। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव के इन बयान से बहुत कुछ ट्रेस किया जा सकता है। सबसे पहले ये कि अगर अखिलेश यादव लोहियावादी यानी समाजवादी पार्टी और अम्बेडकर वादी यानी बसपा की तरफ इशारा करते हुए एकजुटता की जो बातें कह रहे हैं, ये दूर तक संकेत दे रहा है दोस्तों। आने वाले 2024 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन बहुत ज्यादा उम्मीद है कि बन जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों प्रयास कर रहे हैं और लालू यादव सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी है। वो जानते हैं कि किस राज्य के अंदर किस किस का गठबंधन किस तरीके से होना चाहिए, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। और नीतीश कुमार भी अन्य राज्यों के अंदर भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, हर जगह विपक्ष को एकजुट करने की तमाम कोशिशें भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर लालू यादव जैसे वरिष्ठ नेता इस मामले पर कोशिश करेंगे तो एक बार फिर से सपा बसपा साथ में आ जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरूरी महागठबंधन के लिए ये भी होगा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी को भी साथ में लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार के चुनाव उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं दे पाए थे और कारण हो सकता है ये कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने गठबंधन से बाहर रखा था और तकरीबन 8 से 9% वोटों का हेराफेर देखने को मिला था दोस्तों। और हो सकता है उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा महागठबंधन देखने को मिले। अखिलेश यादव ने कहीं न कहीं इसी तरीके के संकेत दे दिए हैं। और एक और बड़ी खबर की माने तो अखिलेश यादव ने तीसरी बार समाजवादी पार्टी को निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद बोला है दोस्तों। वहीं पर माननीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ये पता नहीं था कि मदरसे में हिंदू शिक्षक भी पढ़ाते हैं। आज के अमेठी के दौरे में उन्हें लोगों ने इसकी जानकारी भी दे दी है। ये बता दिया है कि अगर मदरसे के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है तो इससे मुस्लिम शिक्षक ही नहीं बल्कि हिंदू शिक्षक भी प्रभावित होंगे, क्योंकि तकरीबन 1/3 ऐसे शिक्षक हैं जो अन्य समुदाय से आते हैं और मदरसे में पढ़ाते हैं दोस्तों। और इसीलिए यूपी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया कि मंत्री जी नफरत का पर्दा आंखों से हटाकर देखिए, रोटी पर धर्म का स्टिकर नहीं चिपकाया होता। दरअसल ये मामला अमेठी से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर स्मृति ईरानी एक कार्यक्रम में गई थी और इस दौरान लोगों ने बताया कि मदरसे में हिंदू लोग भी पढ़ाते हैं और इसीलिए इससे सारे समाज के लोग प्रभावित होते हैं। जब सरकार किसी संस्थान को सही से फंड नहीं दे पाती, यूपी कांग्रेस की तरफ से ये तंज भी कसा गया है दोस्तों। और एक और बड़ी खबर की माने तो चुनाव आयोग ने तकरीबन 20,000 वोट हमारे हर सीट पर कम कर दिए, ये बयान अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि आप जब सदस्यता अभियान के लिए लोगों के बीच में होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि लोगों का भरोसा नहीं है बीजेपी सरकार पर, फिर भी बीजेपी कैसे जीत गई। ये समाजवादी लोगों को कमजोर करने के लिए कोशिशें की गई जो सफल हो गई। समाजवादियों की सरकार बनने से रोका गया,
हमसे सरकार छीनी गई, पूरी मशीनरी ने मिलकर सरकार हमसे छीना है। इन्हें पता था कि यूपी में सरकार बनाने का क्या मतलब होता है, इसलिए सरकार बनाने के लिए इन्होंने वो सब किया जो ये कर सकते थे। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े किए हैं। दोस्तों, अखिलेश यादव ने बताया कि तकरीबन हर उस विधानसभा में उन्हें कमजोर करने की कोशिश की गई, खासकर यादव और मुस्लिम वोटों को कम किया गया, उनके नाम काटे गए वोटर लिस्ट से, जिसके कारण बीजेपी को फायदा मिल गया। कईयों के नाम काट दिए गए, कई के बूथ बदल दिए गए। यही बीजेपी की चाल रही। हमने और आपने मिलकर हर बूथ पर तकरीबन 2 से 3% वोट और बढ़ा लिए होते तो आज समाजवादियों की सरकार बन गई होती। दरअसल उन्होंने अपना आंकड़ा देते हुए बताया है कि हमारे पास राज्य में वोट शेयर के आधार पर बहुत अच्छे खासे मत थे, लेकिन सीटों में कन्वर्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि 2% 3% से ही ये पूरा खेल कर दिया गया है। वहीं दोस्तों, गुजरात मॉडल को लेकर सवाल खड़ा करते हुए वाईएसआर ने कुछ ट्वीट किए हैं। टीआरएस पार्टी के नेता वाईएसआर ने सोशल मीडिया पर फिर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात का क्या ये मॉडल है कि टैक्स तुम इकट्ठा करो पूरे देश से और खर्च करो, इन्वेस्ट करो केवल गुजरात के अंदर में। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के दौरे के दौरान 29,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था और इसी पर तंज कसते हुए वाईएसआर ने कहा कि यही क्या गुजरात मॉडल है कि पूरे देश भर के टैक्स आप गुजरात में खर्च करो। अब देखते हैं दोस्तों इस मामले पर बीजेपी के लोग क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि राजेंद्र राणा ने लिखा कि आज सुरजानपुर के अंदर ऐतिहासिक चौगान में आयोजित जन संकल्प रैली को मैंने संबोधित किया। इस रैली में सुरजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से हजारों की तादाद में महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। दरअसल दोस्तों, सुरजानपुर वो इलाका हिमाचल प्रदेश में है जहां पर बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कभी वरिष्ठ दिग्गज बीजेपी नेता हुआ करते थे प्रेम सिंह धूमल, जिनका ये क्षेत्र था दोस्तों। और यहाँ पर बीजेपी को भारी समर्थन मिलता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता राजेंद्र राणा की रैली के बाद राज्य की जनता करवटे ले रही है। इस तरीके के भी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने चली बड़ी चाल, बोले बाबा साहब और लोहिया के सिद्धांत पर चलने वाले लोग एक साथ आ जाए, जिस पर बीएसपी की तरफ से अभी कोई रिस्पांस सामने नहीं आया है। देखते हैं कोई जवाब आता है या नहीं आता। एक और बड़ी अपडेट की माने तो सरकारी एजेंसियों ने सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि पीएफआई के पास राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर मजबूत संगठनात्मक ढांचा था, जिसमें सर्वोच्च निर्णय लेने वाले निकायों के रूप में इसके अध्यक्ष भी अध्यक्षता में 13 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारी बनाई गई थी। इसकी राष्ट्रीय महासभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि थे और संगठन का एक खुफिया विंग भी था जिसने प्रतिशोधात्मक हमलों की योजना बनाई थी और इसे लागू किया था। पीएफआई से जुड़े हुए कई सारे और भी राज खोले जा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में गाजियाबाद के अंदर एक डॉक्टर वाला केस आपको याद होगा, जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि उनको सर तन से जुदा की धमकी दी जा रही है, यानी सर तन से जुदा कर देंगे, इस तरीके की धमकी दी जा रही है। जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सर तन से जुदा देने की जो धमकी दी जा रही थी और तथाकथित तौर पर कहा जा रहा था कि इस्लामिक संगठन की तरफ से दिया जा रहा है, वो पूरी तरीके से फर्जी था दोस्तों। गाजियाबाद वाले उसी डॉक्टर ने अपना पिंड दान करके सन्यासी बनने का फैसला लिया है। यति नरसिंगा नंदगिरी के ऑफिशियल शिष्य बन गए हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीर भी साझा की गई है। वहीं टीआरपी घोटाले में ईडी ने रिपब्लिक टीवी को क्लीन चिट दे दी है। 16 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गोस्वामी और उनके समाचार चैनल को क्लीन चिट देते हुए ईडी ने पीएमएलए के तहत अपनी जांच को मुंबई पुलिस के द्वारा शुरू की गई जांच से अलग कर दिया है। ईडी ने कहा कि मुंबई पुलिस, जिसने पहली बार 2020 में घोटालों का पर्दाफाश किया था, वो एक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पर आधारित थी जिसमें बताया गया था कि टीआरपी गणना पद्धति के साथ कुछ छेड़खानी की गई है। मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी, इंडिया टुडे और अन्य चैनलों को कथित तौर पर टीआरपी घोटाले में शामिल बताया था, जिसने देश के मीडिया उद्योग को हिलाकर रख दिया था। इस मामले को लेकर बड़े पैमाने पर राजनीतिक हंगामा हुआ था। ईडी की चार्जशीट में रिपब्लिक टीवी, आर भारत चैनल, इसके साथ ही एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी या उनकी कंपनी ARG आउटलेयर्स मीडिया या फिर BARC के किसी भी अधिकारी का कोई उल्लेख नहीं किया है। ईडी के आरोप पत्र 26 सितंबर को सहायक निर्देशक पवन कुमार की ओर से विशेष पीएमएलए कोर्ट में दी गई है दोस्तों। और इस दौरान जो क्लीन चिट दिया गया है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा। साथ साथ आपको बताते चले कि गुजरात दंगों के मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी RB श्री कुमार को अंतरिम जमानत दे दी है। अहमदाबाद पुलिस ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में पूर्व डीजीपी RB श्री कुमार को जून में गिरफ्तार करते हुए उनके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट पर झूठे सबूत गढ़कर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की साजिश रचने का आरोप लगा दिया था। उन्हें वर्ष 2002 में गुजरात के सांप्रदायिक दंगों से जुड़े सबूतों से कथित तौर पर छेड़खानी का आरोप लगाया गया था दोस्तों। और इसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ के साथ में गिरफ्तार किया गया था। और अब ये खबर सामने आ रही है जहां पर 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर श्री कुमार को अंतरिम जमानत दे दी गई है। वो अहमदाबाद के अपराध शाखा द्वारा 25 जून को गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में थे और उसके बाद उनकी तरफ से बार बार जमानत की मांग की गई थी और अब अंतरिम जमानत दे दिया गया है। एक और अपडेट की माने तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर महाकाल की तस्वीर उठा दिए विपक्ष ने सवाल। दरअसल मध्य प्रदेश के इतिहास में कुछ अनोखा देखने को मिला। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ जब मंत्री परिषद की बैठक उज्जैन में हुई। इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव
सचिव इकबाल सिंह बैस आयताकार में के भगवान महाकाल के चित्र के दाएं और बाएं ओर बैठे रहे। वह बैठक सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक भवन में आयोजित की गई थी। लोकमान्यताओं के अनुसार उज्जैन नगरी भगवान महाकालेश्वर द्वारा शासित है, जिस पर सरकार के मुखिया अपनी अध्यक्षता में वहां बैठक नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री चौहान उज्जैन की बैठक में लोक मान्यता पर चले, जिसके कारण उन्होंने अपने प्रोटोकॉल से हटकर महाकाल की तस्वीर सामने लगाई और अपने कैबिनेट की बैठक की है। आपको बताते चले कि कई सारे लोग इस मामले पर सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के लोग इसे ठीक बता रहे हैं। आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी अपडेट ये है कि नीतीश कुमार ने दिए संकेत, आईएएस अधिकारी के द्वारा दिए गए बयान पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस महिला आईएएस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के संकेत दिए हैं, जिन्होंने छात्राओं की एक सभा में मुफ्त जीन्स, जूते और कंडोम मांगने जैसे विवादित बयान दिए थे। इस सभा का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और अब महिला आईएएस अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के संकेत नीतीश कुमार सरकार ने दिए हैं। खुद नीतीश कुमार ने कहा है कि हम इस पूरे मामले की जांच करा रहे हैं, कठोर कार्रवाई जरूर की जाएगी। और एक और बड़ी खबर दोस्तों ये है कि तमिलनाडु के अंदर स्टेट पुलिस ने आरएसएस को झटका दिया है। स्टेट पुलिस ने आरएसएस को 2 अक्टूबर को मार्च निकालने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि इंटेलिजेंस एजेंसी का रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि एंटी सोशल एलिमेंट इस मामले में एक्टिव हो सकते हैं और कम्युनल टेंशन को फैलाया जा सकता है। यही बड़ा कारण है कि हम इसे इजाजत नहीं दे रहे हैं। पुलिस की तरफ से जो इजाजत देने से मना किया गया है, उसके बाद दोस्तों बीजेपी के लोग और खासकर आरएसएस से जुड़े हुए लोग इसके आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने कहीं न कहीं इशारों में पुलिस प्रशासन को आदेश नहीं देने के लिए कहा है, इजाजत नहीं देने के लिए कहा है, जिसके कारण हमारे 2 अक्टूबर को होने वाले मार्च को रोका जा रहा है। वहीं पर मायावती का अखिलेश यादव पर करारा हमला, बोली दलित पिछड़ा प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी जैसा है। समाजवादी पार्टी नेता कितनी भी बड़ी बातें बोल ले, उनका बोलना ज्यादा महत्व नहीं रखता है, क्योंकि जब उनकी सरकार रही है पिछड़े और दलितों का कोई उद्धार नहीं कर पाए हैं और अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साथ साथ दोस्तों कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए पैंथर पार्टी के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया। जम्मू कश्मीर के पैंथर पार्टी 2 बार के विधायक रहे बलवंत सिंह मनकोटिया ने बीजेपी का दामन थामा है। पैंथर पार्टी जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग के अंदर काफी मजबूत पार्टी है दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी को यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज पैंथर पार्टी देती है। पैंथर पार्टी का अपने इलाके में काफी दबदबा है, क्योंकि बीजेपी जम्मू कश्मीर में से जम्मू के इलाके में लगभग सारी सीटें स्वीप कर देती है, पूरी सीटें जीत जाती है। और इसीलिए अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो पैंथर पार्टी, जो यहाँ पर अच्छी खासी सीटें जम्मू में जीतती है। और यही बड़ा कारण है कि बीजेपी पैंथर पार्टी को कमजोर करने के हर संभव प्रयास करेगी, सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने की कोशिश करेगी। बलवंत सिंह मनकोटिया को भी अपनी पार्टी में शामिल कराने के पीछे बीजेपी का यही उद्देश्य रहा है। देखते हैं जम्मू के हिस्से में बीजेपी को कौन टक्कर देगा। क्या पैंथर पार्टी के साथ अलायंस करेगी कांग्रेस पार्टी, या फिर महबूबा मुफ्ती, या फिर एनसी, कौन अलायंस करेगा, ये देखने वाला एक मामला रहेगा दोस्तों। साथ साथ मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक राजनीति में उतरने के संकेत दे रहे हैं। जयंत चौधरी के साथ में उनकी एक किसानों की बड़ी रैली हो सकती है। आरएलडी के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी किसानों की पार्टी है और सत्यपाल मलिक एक पुराने किसान नेता है। सत्यपाल मलिक के उनकी पार्टी के साथ आने पर उन्हें और किसानों को काफी फायदा होगा। इससे पहले सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वो जब भी मेघालय के गवर्नर पद से इस्तीफा देंगे या फिर बीजेपी उन्हें पद से हटाएगी, वो तुरंत ही कुछ बड़े ऐलान करेंगे और एक तरीके से सक्रिय राजनीति में आने के उन्होंने संकेत जरूर दिए है दोस्तों। और इस कयासों को और ज्यादा बल मिला है कि वो जयंत चौधरी के साथ में मंच शेयर करेंगे और किसानों की आवाज और ज्यादा प्रखंड और प्रचंड रूप से दिखाई देने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर रैली में बोले ओम प्रकाश राजभर बोले हमारे पास पैसा खत्म हो गया, आप लोग 10-10 रुपए भी दे देंगे तो भी हमारा उद्धार हो जाएगा। ओपी राजभर ने कहा कि सावधान यात्रा में चल रही गाड़ियों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, हमें पैसे की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ और इसीलिए आपसे सहयोग की जरूरत है मुझे। वहीं राजस्थान क्राइसिस पर बोले महेश जोशी बोले हमने गलती की है तो सजा भी हमें ही मिलेगी। राजस्थान कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी कलह लगभग खत्म होती जा रही है दोस्तों। राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता ने बयान देते हुए कहा कि हमने गलती की है तो सजा हमको मिलेगी ही। दरअसल उनको जो अनुशासनहीनता का जो एक नोटिस दिया गया है और जवाब तलब किया गया है कि ये अनुशासनहीनता क्यों की गई है, तो इस पर जवाब देते उन्होंने मीडिया से बातें कही है। वहीं पर प्रियंका गांधी वाड्रा है, गांधी परिवार के सदस्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य ने कहा कि वे अध्यक्ष के तौर पर उम्मीदवारी भरे, पार्टी के कार्यकर्ता नेता उनके साथ खड़े रहेंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी ने बताया कि भाजपा की बी टीम तो भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी को कहा वॉकर इन चीफ। दरअसल दोस्तों पवन खेड़ा ने बुधवार को AIMIM और आम आदमी पार्टी दोनों पर निशाना साधते हुए बीजेपी की बी टीम बताया। उन्होंने एक चुनावी आंकड़ा दिया जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी ने मात्र 388 सीटों से हराया था और उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के पास 10,000 वोट गए थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 2,000 वोट गए थे। और इसी आंकड़े को जारी करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि ये दोनों पार्टियां बी पार्टी है जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है, जिस पर ओवैसी भड़क गया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अपनी लड़ाई बीजेपी से लड़नी चाहिए जो कांग्रेस का एक बड़ा वोट का हिस्सा अपने साथ में ले जाती है। हमसे लड़के उनको कोई फायदा नहीं है, हमें बी टीम बोल रहे हैं। कांग्रेस की बी टीम तो बीजेपी है। अब देखते हैं कांग्रेस पार्टी के लोग इस पर क्या रिस्पॉन्ड देते हैं दोस्तों। वहीं पर महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण बोले, कहा एकनाथ शिंदे ने उनसे गठबंधन के लिए संपर्क किया था। साथ साथ 15% भूभाग के क्षेत्र को यूक्रेन के अपने साथ में लाने की तैयारी रूस कर रहा है। दोस्तों जनमत संग्रह कराकर इन सभी क्षेत्रों को अपने साथ में लेकर आएगा, इसकी बड़ी तैयारी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि 75,000 बस्तियों में संपर्क करेगी बीजेपी। दिल्ली में चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। वहीं पर प्रचार प्रसार पर खर्च किए बगैर भाजपा सरकार ने गुजरात में विकास परियोजना का क्रियान्वयन किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया। वहीं बीजेपी के सवाल केजरीवाल नहीं दे पाए जवाब। लाइव मीटिंग के दौरान केजरीवाल और बीजेपी नेता के बीच में जबरदस्त गर्मी का माहौल रहा। दोस्तों अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।